नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं विष्णु कुमारे आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बिहार बोर्ड क्लास 10th इतिहास के छठे चैप्टर शहर एवं शहरीकरण से संबंधित टोटल 80 VBI ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताने वाला हूं, जो आप लोगों के फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों, शहर एवं शहरीकरण वाले चैप्टर से संबंधित यह हमारा पार्ट 2 वाला वीडियो है, जिसमें हमने टोटल 80 VBI ऑब्जेक्टिव प्रश्न शामिल किया है। इसके पहले मैंने इसी चैप्टर से संबंधित पार्ट 1 वाला वीडियो बना चुका है। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोग जरूर से उस वीडियो को देख लीजिएगा। उस वीडियो का लिंक मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेज को। दोस्तों, पार्ट 1 वाले वीडियो में मैंने 80 VBI ऑब्जेक्टिव प्रश्न बिल्कुल अच्छे तरीके से कंप्लीट करा चुका है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को 80 से आगे के जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उन्हीं के बारे में बताऊंगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पर 81 नंबर के सवाल पर आते हैं। दोस्तों, यहाँ पर पूछा गया है प्रश्न में, लंदन में गार्डन सिटी की अवधारणा को किसने विकसित किया। आप सभी को बताना है कि लंदन में गार्डन सिटी की अवधारणा को विकसित करने वाले कौन थे। आपके ऑप्शन हैं रेमंड अर्नविथ, एबेनेजर हावर्ड, बैरी पार्कर या फिर डेविड थॉमसन। 81 का राइट आंसर आप लोग बताएंगे। 81 का राइट आंसर हमारा होगा एबेनेजर हावर्ड। क्या होगा? एबेनेजर हावर्ड। लंदन में गार्डन सिटी की अवधारणा को विकसित करने वाले थे एबेनेजर हावर्ड। तो हमारा 81 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आप सभी याद करते चलेंगे, ठीक है। हर एक प्रश्न आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए बिना किसी प्रश्न को आप लोग मिस किए हर एक प्रश्न को अच्छे से समझिएगा, पढ़िएगा और उसके उत्तर को याद करते चलिएगा, यदि आपको उसका उत्तर याद नहीं होगा तो, ठीक है। यहाँ पर 82 नंबर के सवाल पर आते हैं। इसमें पूछा गया है गार्डन सिटी में क्या खास था। आपको बताना है कि गार्डन सिटी में क्या खास बात थी। तो दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने है, बताइए कि इन चारों में से कौन सा राइट ऑप्शन होगा। तो 82 का सही आंसर हो जाएगा हमारा बाबू, शहर में रेलवे की बहुत बड़ी व्यवस्था थी। सी होगा। 82 का राइट आंसर क्या होगा? सी बिल्कुल भी नहीं होगा बाबू। यहाँ पर हमारा राइट आंसर 82 का ऑप्शन नंबर ए होगा। गार्डन सिटी, गार्डन यानी कि बगीचा, शहर के चारों ओर बगीचे थे, ठीक है। शहर के चारों ओर बगीचे थे। जो शहर चारों ओर बगीचे से घिरा होता है उसी शहर को गार्डन सिटी के नाम से जाना जाता है। तो गार्डन सिटी में जो खास बात थी वो ये थी बाबू कि उस सिटी के चारों ओर बगीचे ही बगीचे थे। उस सिटी के चारों ओर बगीचे बाबू घिरे हुए थे। तो राइट आंसर 82 का हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। इसलिए उस शहर का नाम दिया गया गार्डन सिटी, ठीक है, क्योंकि गार्डन का हिंदी बगीचा ही होता है। तो 82 का बिल्कुल आप लोगों का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। चलिए 83 नंबर के सवाल पर आते हैं। इसमें पूछा गया है न्यू अजरबिक क्या था। बताएंगे कि न्यू अजरबिक क्या था। एक ऐतिहासिक स्थल, एक बगीचा उपशहर, एक औद्योगिक क्षेत्र या फिर एक व्यापारिक केंद्र। तो राइट आंसर मुन्ना हमारा हो जाएगा एक बगीचा उपशहर ना। न्यू अजरबिक बाबू एक प्रकार का बगीचा वाला उपशहर था। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। चलिए 84 नंबर के सवाल पर आते हैं। इसमें आप लोगों से पूछा गया है 1919 से 1939 के दौरान, यानी कि विश्व युद्धों के दौरान, आप सभी को पता है बाबू कि प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध का जो काल है वो है 1919 से 1939 तक। प्रथम विश्व युद्ध से लेकर अगर हम द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद का बात अगर हम करें तो बाबू उसका काल हो जाएगा 1919 से 1939 तक, ठीक है। विश्व युद्ध जो थे वो चले थे 1919 से 1939 तक। तो आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं कि विश्व युद्धों के दौरान ब्रिटिश राज ने मजदूर वर्ग के लिए कितने मकान बनाए थे। यहाँ पर आपके ऑप्शन है
5 लाख, 7 लाख, 10 लाख या फिर 12 लाख है। तो 84 का राइट आंसर हमारा होगा बाबू 10 लाख। ठीक है। 1919 से 1939 के दौरान ब्रिटिश राज ने यानी कि ब्रिटिश सरकार ने मजदूर वर्ग के श्रमिकों के लिए टोटल 10 लाख मकान बनवाए थे। तो सही आंसर 84 का हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए 85 नंबर के सवाल पर बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया है न्यू अजरबी के निर्माण में किसने योगदान दिया। आपको उनका नाम बताना है जिन्होंने न्यू अजरबी के निर्माण में योगदान दिया था। तो 85 का हमारा सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर रेमंड अनवित और बैरी पार्कर। इन दोनों ने ही न्यू अजरबी के निर्माण में विशेष योगदान दिया था। तो राइट आंसर मुन्ना हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, याद रखेंगे रेमंड अनवित और बैरी पार्कर, यही आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए 85 का बिल्कुल सही आंसर होगा। 86 नंबर के सवाल पर आते हैं। इसमें पूछा गया है युद्धों के बाद ब्रिटिश राज ने मजदूरों के लिए किस व्यवस्था का जिम्मा लिया, किस व्यवस्था का जिम्मेदारी लिया। आपके ऑप्शन है स्कूलों का निर्माण, आवास का इंतजाम, स्वास्थ्य सेवाएं या फिर सार्वजनिक परिवहन की व्यवस्था। तो सही आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा आवास का इंतजाम, आवास की व्यवस्था। युद्धों के बाद ब्रिटिश राज ने मजदूरों के लिए, श्रमिक वर्ग के लोगों के लिए आवास का इंतजाम का जिम्मा लिया था। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। जब उन्होंने आवास की जिम्मेदारी ली थी तो बाबू इस जिम्मेदारी के अनुसार ही उन्होंने मजदूरों के लिए, श्रमिक वर्ग के लोगों के लिए मकानों का निर्माण करवाया था। ठीक है, ताकि मजदूरों को रहने के लिए क्या मिल सके, मजदूरों को रहने के लिए आवास मिल सके। ठीक है, घर मिल सके। तो बाबू आप लोग आवास का इंतजाम वाला जो ऑप्शन है उसे ही राइट समझिएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। इसमें पूछा गया है लंदन में भूमिगत रेलवे का क्या योगदान था। लंदन में जो भूमिगत रेलवे थे उनका क्या योगदान था। शहर के बाहर के क्षेत्रों को जोड़ना, कारखानों की संख्या बढ़ाना, बड़े बाजारों का निर्माण करना या फिर लंदन के ऐतिहासिक क्षेत्रों को जोड़ना। तो 87 का हमारा सही आंसर हो जाएगा बाबू शहर के बाहर के क्षेत्रों को जोड़ना। ठीक है, लंदन में जो भूमिगत रेलवे थे उनका यही योगदान था कि वे शहर के बाहर के क्षेत्रों को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, जिससे बाबू व्यापार बहुत ही अच्छे तरीके से हो पाता था। ठीक है, व्यापार अच्छे से हो पाता था किसके कारण, तो भूमिगत रेलवे के कारण। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। 88 नंबर सवाल में कहा गया है आवासीय क्षेत्रों से औद्योगिक और वाणिज्यिक कार्यस्थलों तक पहुंच को बेहतर बनाने के लिए क्या विकसित किया गया। सड़कों का निर्माण, भूमिगत रेलवे, सार्वजनिक परिवहन प्रणाली या फिर नए उद्योगों का निर्माण। तो 88 का हमारा सही आंसर हो जाएगा बाबू सार्वजनिक परिवहन प्रणाली। सार्वजनिक परिवहन प्रणाली ही विकसित किया गया था आवासीय क्षेत्रों से औद्योगिक और वाणिज्यिक कार्यस्थलों तक पहुंच को बेहतर बनाने के लिए। तो राइट आंसर मुन्ना हमारा 88 का ऑप्शन नंबर सी होगा, याद रखेंगे। ठीक है, 89 नंबर के सवाल पर बढ़ते हैं। इसमें आप लोगों से पूछा गया है सन 1919 से 1939 के दौरान यानी कि विश्व युद्धों के दौरान लंदन में क्या आवश्यकताएं महसूस की गई। बताएंगे बाबू कि विश्व युद्धों के दौरान लंदन में कौन सी आवश्यकताएं महसूस की गई थी। तो आपके ऑप्शन यहाँ पर दोस्तों दिखाई दे रहे होंगे। बताइए कि 89 का कौन सा राइट ऑप्शन होगा। तो 89 का जो सही आंसर होगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, यानी कि जन स्वास्थ्य, स्वच्छता, जन सुरक्षा और पुलिस वाली आवश्यकताएं विश्व युद्धों के दौरान लंदन में महसूस की गई थी। तो राइट आंसर बाबू ऑप्शन नंबर ए होगा ना। चलिए 90 नंबर के सवाल पर आते हैं। मैंने आप लोगों को बार बार कहा है कि आप लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का सलूशन तभी कीजिए जब आप लोग उन प्रश्नों से संबंधित चैप्टर का अध्ययन अच्छे से कर लें। जब बाबू आप लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्नों से संबंधित चैप्टर का अध्ययन अच्छे से कर लीजिएगा, उसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा, तो आप लोगों से कोई भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बिल्कुल भी छूट नहीं पाएगा। मेरे द्वारा आंसर बताने से पहले आप लोग हर एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न का सही आंसर बता सकते हैं।
तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आप लोगों को सबसे पहले ऑब्जेक्टिव प्रश्नों से संबंधित जो चैप्टर है उसे अच्छे से पढ़ना होगा, उसका अध्ययन अच्छे से करना होगा, तभी जाकर आप लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर बता सकते हैं। ठीक है, चलिए 90 नंबर के सवाल में आते हैं। कहा गया है परिवहन व्यवस्था का शहर में रहने वालों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। परिवहन व्यवस्था का शहर में रहने वाले के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा था, आपको बाबू बताना है सही ऑप्शन के अनुसार। ठीक है, तो हमारे पास 4 ऑप्शन है ना। ऑप्शन में बाबू ए में जो ऑप्शन है इसमें कहा गया है सामाजिक विभाजन बढ़ा, लोगों की यात्रा की समय सीमा बढ़ी, जीवन की गुणवत्ता पर सीधा प्रभाव पड़ा या फिर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो 90 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा मुन्ना, जीवन की गुणवत्ता पर सीधा प्रभाव पड़ा। परिवहन व्यवस्था यानी कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम का शहर में रहने वालों के जीवन पर सीधा प्रभाव पड़ा था, प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा था। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा ना, याद करते चलेंगे। 91 नंबर के सवाल पर आते हैं। बोला गया है दुनिया की सबसे पहली भूमिगत रेल का उद्घाटन कब हुआ था। दुनिया का यानी कि पूरे वर्ल्ड का पूछा गया है, आप लोगों से बोला गया है बाबू कि पूरे वर्ल्ड में, पूरे दुनिया में सबसे पहली भूमिगत रेलवे का उद्घाटन कब हुआ था। भूमिगत रेल का उद्घाटन कब हुआ था। 1860 में, 1863 में, 1880 में या फिर 1900 में। तो याद रखेंगे बाबू 91 का हमारा सही आंसर होगा 1863 ईस्वी में। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा। 1863 ईस्वी में ही दुनिया की सबसे पहली भूमिगत रेल का उद्घाटन हुआ था। तो राइट आंसर हमारा मुन्ना ऑप्शन नंबर बी होगा ना। चलिए 92 नंबर के सवाल पर पहुंचते हैं। इसमें पूछा गया है भूमिगत रेल की पहली लाइन, पूरे वर्ल्ड का जो भूमिगत रेल है उस रेल की पहली लाइन कहां से कहां तक बनी हुई थी। आप लोग बताएंगे बाबू कि जो पहली रेलवे लाइन, भूमिगत रेलवे लाइन जो बनी थी वो कहां से कहां तक बनी थी। ठीक है, लंदन के पेंडिगल और कैरिंगटन स्ट्रीट के बीच, न्यूयॉर्क और शिकागो के बीच, लंदन और पेरिस के बीच या फिर टोक्यो और न्यूयॉर्क के बीच। तो सही आंसर 92 का हमारा हो जाएगा बाबू लंदन के पेंडिगल और कैरिंगटन स्ट्रीट के बीच। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा ना, इन्हीं 2 शहरों के बीच भूमिगत रेल की पहली लाइन बिछी थी। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 93 नंबर के सवाल पर बढ़ते हैं। इसमें आप लोगों से पूछा गया है भूमिगत रेल के उद्घाटन के पहले दिन कितने यात्री यात्रा करने आए थे। 5000, 10,000, 15,000 या 20,000। तो बाबू मैं आप सभी को बता दूं कि भूमिगत रेल के उद्घाटन के पहले दिन ही, भूमिगत रेल के उद्घाटन के पहले दिन ही टोटल 10,000 यात्री यात्रा करने आए थे। तो 93 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आप सभी याद रखेंगे ना, 10,000। 94 नंबर के सवाल पर बढ़ते हैं। पूछा गया है 1880 तक भूमिगत रेल नेटवर्क में सालाना कितने यात्री यात्रा करते थे। सालाना यानी कि 1 साल का बाबू आप लोगों से आंकड़ा पूछा है, आपको बताना है कि 1880 ईस्वी तक, कब तक, 1880 ईस्वी तक भूमिगत रेल नेटवर्क में सालाना यानी कि साल भर में कितने यात्री यात्रा करते थे। तो याद रखेंगे बाबू सही आंसर हमारा हो जाएगा 4 करोड़। 4 करोड़ यात्री यात्रा करते थे। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा 1 साल में। किस ट्रांसपोर्ट की सहायता से, तो भूमिगत रेल वाले ट्रांसपोर्ट की सहायता से। ठीक है, चलिए 95 नंबर के सवाल पर बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है चार्ल्स डिकेंस ने भूमिगत रेल के बारे में क्या लिखा था। चार्ल्स डिकेंस नाम के एक बाबू समाजशास्त्री हैं। उन्होंने भूमिगत रेल के बारे में कुछ लिखा है, कुछ कथन उन्होंने प्रस्तुत किया है। आपको बताना है कि चार्ल्स डिकेंस द्वारा भूमिगत रेल के बारे में कौन सा कथन प्रस्तुत किया गया है। तो सही आंसर 95 का हमारा हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी वाला। ऑप्शन नंबर बी में बोला गया है इस कारण मकान गिराए गए और गरीबों को उजाड़ा गया। ठीक है, भूमिगत रेल के कारण बाबू मकान गिराए गए थे और जो भी उस मकान में रहने वाले निर्धन वर्ग के लोग थे, गरीब वर्ग के लोग थे, उन लोगों को उजाड़ा गया, उन लोगों को बेघर कर दिया गया। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, इसी कथन को उन्होंने लिखा था, बोला था, आप समझ सकते हैं। तो 95 का हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, याद रखेंगे। चलिए 96 नंबर के सवाल पर बढ़ने का प्रयास करते हैं।
इसमें बोला गया है भूमिगत रेल नेटवर्क के सफल होने के बावजूद क्या समस्याएं सामने आई थी। तो याद रखेंगे बाबू, यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा मकान गिराए गए और सड़कें बंद हुई। यहाँ पर 96 का सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला ना, मकान गिराए गए और सड़कें बंद हुई। जब भूमिगत रेलवे का जब नेटवर्क बिछने लगा, जब भूमिगत रेल का विस्तार होने लगा, जब वो सफल बाबू हो गया, तो उसके बावजूद क्या हुआ कि मकान गिराए गए, क्योंकि मकानों को गिरा कर ही, सड़कों को बंद करके ही भूमिगत रेल नेटवर्क का निर्माण किया गया था। ठीक है, जो भूमिगत रेल है उसके लिए बाबू जो भी रेलवे लाइन बनी हुई थी, उन रेलवे लाइनों को मकानों को गिराकर सड़कें बंद करके ही बनाया गया था, ताकि भूमिगत रेल नेटवर्क में चलने वाले जो रेल हैं वो बिना किसी असुविधा के अच्छे से चल पाए, अच्छे से वो यात्रा कर पाए। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा 96 का। 97 नंबर के सवाल में आते हैं, कहा गया है 20वीं शताब्दी के आते आते किन शहरों ने सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था स्थापित की। 20वीं शताब्दी ना, 20वीं शताब्दी के आते आते बोला है, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 97 का बाबू ऑप्शन नंबर बी, न्यूयॉर्क, टोक्यो और शिकागो ना। याद रखेंगे 20वीं शताब्दी के आते आते न्यूयॉर्क, टोक्यो और शिकागो वाले शहर ने सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था स्थापित कर लिया था। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 98 नंबर के सवाल पर बढ़ते हैं। इसमें आप लोगों से पूछा गया है श्वासावरोधन गोल्डर्स ग्रीन स्टेशन के लिए विज्ञापन में क्या संदेश दिया गया था। आपके ऑप्शन है गरीबों को रेल में यात्रा करने के लिए प्रेरित किया गया, हरे भरे और कम भीड़ वाले उपशहरी इलाकों में बसने के लिए प्रेरित किया गया, ऑप्शन नंबर सी में है लोगों को भूमिगत रेल के बारे में जानकारी दी गई, या फिर कोई संदेश नहीं था। तो सही आंसर हमारा क्या होगा बाबू, यहाँ पर सही आंसर होगा हरे भरे और कम भीड़ वाले उपशहरी इलाकों में बसने के लिए प्रेरित किया गया। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, याद रखेंगे 98 का ना। चलिए 99 नंबर के सवाल में आने का प्रयास करते हैं। इसमें आप लोगों से बोला गया है जन परिवहन के साधनों में परिवर्तन से शहरों में क्या बदलाव आए। जन परिवहन, लोगों के लिए जो परिवहन के साधन बने थे, उन साधनों में परिवर्तन से शहर में क्या बदलाव आए थे। तो सही आंसर हो जाएगा शहरों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ था। शहरों की आर्थिक स्थिति में क्या हुआ था, शहरों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ था। क्योंकि बाबू जब ट्रांसपोर्ट के सिस्टम बन चुके थे, जब यातायात के साधन बन चुके थे, तो यातायात के साधन बन जाने के बाद, भूमिगत रेलवे का निर्माण हो जाने के बाद, और भी बहुत सारे दोस्तों यातायात के साधन बन जाने के बाद जो व्यापार होता था वो बहुत ही आसानी से होता था, बिना किसी असुविधा के होता था। और व्यापार के क्रम में माल का, वस्तु का जो बाबू आयात और निर्यात होता था वो कम समय में ही हो जाता था। ठीक है, और ट्रांसपोर्ट के माध्यम से शहर के आसपास के क्षेत्र के जो गांव होते थे, उन गांवों से जो मजदूर होते थे वो भी बाबू शहर में आते थे काम करने के लिए, रोजगार की प्राप्ति के लिए। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं बाबू कि जन परिवहन के साधनों में परिवर्तन से क्या हुआ था, तो शहरों की आर्थिक स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ था। ठीक है, तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा ना। चलिए 100 नंबर के सवाल में आने का प्रयास करते हैं। इसमें कहा गया है जन परिवहन के प्रभाव से सामाजिक व्यवस्था को क्या नया आकार मिला। जन परिवहन के प्रभाव से सामाजिक व्यवस्था को क्या नया आकार मिला। तो 100 का सही आंसर हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर सी, शहरी जीवन में भारी परिवर्तन हुआ। शहरी जीवन में क्या हुआ, भारी परिवर्तन हुआ। जब ट्रांसपोर्ट का सिस्टम बना था, जब यातायात के साधन बन चुके थे, तो बाबू यातायात के साधन बनने के बाद, जब यातायात के सुविधा जब बाबू हो चुकी थी, तो उस सुविधा के हो जाने के बाद जो व्यापारी थे वो शहर में अधिक मात्रा में आने लग गए थे। ठीक है, शहर में आकर बसने लग गए थे, क्योंकि उनको पता था कि शहर में ही हमारा व्यापार अच्छे से हो पाएगा। और आप सभी जानते हैं बाबू कि आप छोटा व्यापार करें या बड़ा व्यापार करें, आपका व्यापार शहर में ही चल पाएगा। शहर में ही आप अपना उद्योग, अपना कंपनी, अपना बिजनेस चला सकते हैं, गाँव में बिल्कुल भी चला नहीं सकते हैं। तो बाबू ट्रांसपोर्ट के माध्यम से, यातायात के माध्यम से जो व्यापार
व्यापारी होते थे, जो लोग होते थे, पूंजीपति वर्ग के जो लोग होते थे, वो आते थे शहरों में, ठीक है। और शहरों में आकर वहाँ पर बाबू वो बिजनेस शुरू करते थे और बिजनेस करके व्यापार करके वो लोग वहीं पर बस जाते थे, जिससे शहर का विस्तार दिन प्रतिदिन होते जाता था, ठीक है। शहर का विस्तार बिल्कुल भी रुकता नहीं था। दिन प्रतिदिन शहर की जो जनसंख्या होती थी, जो आबादी होती थी, वो बढ़ती ही चली जाती थी। और आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जिस शहर में बाबू व्यापार अच्छा होगा, जिस प्रकार में बाजार अच्छा चलेगा, जिस बाबू देश देश में या जिस बाबू आप समझ सकते हैं कि शहर में अगर आय और निर्यात, आय का साधन अगर अच्छा होगा, वहाँ पर बाबू आयात और निर्यात अच्छे से होगा, तो उस शहर की आर्थिक व्यवस्था में भी काफ़ी सुधार होगा। उसकी आर्थिक जो बाबू स्थिति होगी वो बहुत ही ज़्यादा सुधर जाएगी, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर आप लोगों के लिए 100 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा यहाँ पर 100 के लिए शहरी जीवन में भारी परिवर्तन हुआ ना। ऑप्शन नंबर सी को आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी को आप देख सकते हैं बाबू कि आज भारत देश में जो भी शहर हैं, चाहे आप बाबू मुंबई ले लीजिए, चाहे कर्नाटक ले लीजिए, बेंगलोर ले लीजिए, पटना ले लीजिए, बनारस ले लीजिए, ये जितने भी आप शहर देख रहे हैं, ये सभी के सभी शहर क्या है, आर्थिक रूप से बहुत ही मजबूत है, ठीक है। इन शहरों में बिल्कुल भी पैसों की कोई कमी नहीं है, क्योंकि इन शहरों में जो लोग रहते हैं वो बाबू धनी वर्ग के लोग रहते हैं। ऐसा नहीं है कि इन शहरों में केवल और केवल बाबू धनी वर्ग के लोग ही रहते हैं, गरीब वर्ग के लोग भी रहते हैं। लेकिन अगर हम बात करें अधिकांश से मात्रा का, तो बाबू जितने भी आप महंगे शहर देखते हैं, बेंगलोर, कर्नाटक, बनारस, मुंबई, दिल्ली, इन शहरों में पूंजीपति वर्ग के लोग निवास करते हैं, क्योंकि उद्योग व्यापार और बड़ा बड़ा जो बिजनेस होता है वो कोई मजदूर नहीं चला सकता, वो कोई बाबू अशिक्षित वर्ग के लोग नहीं चला सकते। वो केवल कौन चला सकता है, वो केवल और केवल पढ़े लिखे और शिक्षित सब लोग ही चला सकते हैं। जिनके पास पूंजी है वही चला सकते हैं, जिनके पास पैसा है, जिनके पास बाबू जिनके पास आर्थिक स्थिति काफ़ी अच्छी है, जो आर्थिक रूप से संपन्न है, वही बड़े बड़े उद्योग शुरू कर सकते हैं और अपना व्यापार आगे बढ़ा सकते हैं। और जब व्यापार आगे बढ़ाएंगे तो बाबू उनको पैसे की कोई कमी नहीं होगी। और आप सभी जानते हैं कि व्यापार के कारण ये लोग क्या करते हैं, शहर में जाकर बसते हैं, ताकि वहाँ पर उन्हें अच्छा रोजगार मिले, अच्छा वहाँ पर उन्हें मुनाफा मिले, ठीक है। मुनाफा जब अच्छा होता है तो शहर की आर्थिक स्थिति काफ़ी अच्छी हो जाती है, ठीक है, क्योंकि उस शहर को काफ़ी दोस्तों लाभ मिलता है, उस शहर के लोगों को, उस शहर के व्यापारी को, उस शहर के, उस राज्य के जो बाबू सरकार होते हैं उनको काफ़ी लाभ मिलता है। तो इससे शहर की आर्थिक स्थिति में काफ़ी सुधार देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए 101 नंबर के सवाल पर आने का प्रयास करते हैं। इसमें बोला गया है, शहरों का सामाजिक जीवन किससे अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। बताइए तो बाबू, शहरों का सामाजिक जीवन किससे अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। तो 101 करेक्ट आंसर होगा आधुनिकता से। किससे? आधुनिकता से। आप किसी भी शहर में चले जाइए, चाहे बाबू दिल्ली हो, चाहे बाबू आगरा हो, चाहे बाबू कर्नाटक हो, बम्बई हो, चाहे बाबू विदेश हो, कोई भी विदेश या देश में आप चले जाइए और वहाँ पर आप देखिए तो आपको वहाँ पर आधुनिकता देखने को मिलेगा। वहाँ पर आप लोगों को मॉडर्न जो स्वरूप है वो देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप गांव में जाते हैं तो गांव में आपको बिल्कुल भी कोई भी आधुनिकता देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि गांव के लोग बिल्कुल भी आधुनिक जीवन में नहीं जीते हैं, आधुनिक रूप से अपने जीवन को संचालित नहीं करते हैं। एक गांव शहर तभी बनता है जब बाबू उस गांव में आधुनिक वाले लोग आ जाते हैं, ठीक है। आधुनिक प्रवृत्ति वाले जब लोग आ जाते हैं, आधुनिक रूप से जीने वाले जो लोग आ जाते हैं गाँव में, वही लोग क्या करते हैं, वही लोग गांव को शहर के रूप में बदल देते हैं, शहर के रूप में उसे परिवर्तित कर देते हैं। इसीलिए बाबू हमेशा और हमेशा जो शहर होता है वो आधुनिक रूप से ही दिखाई देता है, आधुनिकता से वो संपन्न रहता है। आप मुंबई चले जाइए या बाबू आप लोग त्रिपुरा चले जाइए, मद्रास चले जाइए, कहीं पर भी आप चले जाइए, वहाँ पर अगर आप देखिएगा तो आपको केवल और केवल मॉडर्न वस्तुएं ही दिखाई देंगी। मॉडर्न वस्तु के साथ साथ आप लोगों को मॉडर्न जो लोग हैं वो भी दिखाई देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि शहर का सीधा जो संबंध होता है वो होता है मॉडर्न से, यानी कि आधुनिकता से, ठीक है। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। शहर में बाबू क्या होता है, शहर में हॉस्पिटल होते हैं, शहर में बाबू यातायात के बहुत सारे संसाधन होते हैं, शहर में शिक्षा के लिए बहुत सारे बाबू स्कूल होते हैं, कॉलेज होते हैं, महाविद्यालय होते हैं, और वहाँ पर बाबू
व्यापार के लिए कई प्रकार के दोस्तों वहाँ पर आपको साधन देखने को मिल सकते हैं। व्यापार करने के लिए, बिजनेस शुरू करने के लिए वहाँ पर कई प्रकार के आपको साधन मिल सकते हैं। वहाँ कई प्रकार की फैक्ट्रियाँ होती हैं, कई प्रकार की कंपनियाँ होती है। जो शहर होता है वो कई प्रकार के आधुनिक वस्तुओं से बाबू संपन्न होता है। उस शहर का जो स्वरूप होता है वो बाबू आधुनिकता वाले क्षेत्र से, जो शहर का स्वरूप होता है वो आधुनिकता वाले क्षेत्र से बाबू वो परिपूर्ण होता है। बाबू आप लोग गांव में बिल्कुल भी नहीं देख सकते हैं। गांव में कभी भी आप लोगों को क्रिकेट का मैदान नहीं दिखाई देगा, फुटबॉल खेलने का जो मैदान है वो भी नहीं दिखाई देगा, ठीक है, जिसको स्टेडियम बोलते हैं ना, स्टेडियम आपको बिल्कुल भी गाँवों में देखने को नहीं मिलेगा। और साथ ही अगर हम बात करें जैसे कि डांस करने वाला बड़ा बड़ा जो म्यूजियम होता है, डांस करने वाला जो बड़ा बड़ा बाबू होता है ना, कैंपस जिसमें डांस सिखाया जाता है, ये सब आप लोगों को गांव में देखने को नहीं मिल सकता है। क्योंकि गांव के जो लोग होते हैं वो ज़्यादातर क्या करते हैं कि वो बाबू गांव के लोग ज़्यादातर क्या करते हैं कि घर में रहकर ही या फिर गाँव के आसपास के जो क्षेत्र होते हैं, जो खेत उत होते हैं, वहीं पर रहकर ही वो चीज़ें सीखते हैं, ठीक है। गाँव में बड़े बड़े विद्यालय नहीं होते, छोटे मोटे विद्यालय होते हैं और छोटे मोटे विद्यालयों में ही जो बच्चे होते हैं वो पढ़कर शिक्षा को प्राप्त करते हैं। यानी कि ग्रामीण जो क्षेत्र होता है वो आधुनिकता से बिल्कुल भी संपन्न नहीं होता, आधुनिकता से बिल्कुल भी संबंधित नहीं होता। लेकिन अगर हम बात करें शहर का, तो शहर बाबू आधुनिकता से ही संबंधित होता है। आपको गांव में बिल्कुल भी छोटे छोटे कपड़े पहनकर लड़कियां नहीं दिखाई देंगी, ठीक है। गांव में अगर आप चल जाइएगा तो वहां पर कोई भी लड़की, कोई भी महिला छोटे छोटे कपड़े पहनकर चलती हुई आपको नजर नहीं आएंगी। लेकिन अगर आप शहर में चले जाइएगा तो वहां पर बाबू लड़की तो दूर की बात है, जो विवाहित महिला है वो भी छोटे छोटे कपड़े पहनकर चलती आपको दिख जाएंगी। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि जो गांव है वो शहर से कितना अलग है। गांव में बाबू आपको जो संस्कृति है, जो सभ्यता है वो देखने को मिल सकती है, लेकिन शहर में बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल सकता, ठीक है। कई प्रकार की जो तकनीक है वो तकनीक आपको शहर में देखने को मिल सकता है, लेकिन गांव में देखने को बिल्कुल भी नहीं मिल सकता, ठीक है। कई प्रकार की जो सुविधाएं है वो आपको शहर में देखने को मिल सकता है, लेकिन गांव में देखने को नहीं मिल सकता, क्योंकि गांव में ऐसी सुविधाएं बिल्कुल भी नहीं दी गई हैं, ठीक है, और शहर में दी गई हैं। शहर में हर प्रकार की ही सुविधाएं हैं, चाहे बिजली की सुविधा हो, चाहे वो पानी की सुविधा हो, चाहे बाबू पढ़ाई की सुविधा हो, यातायात की सुविधा हो, या फिर बिजनेस का सुविधा हो, रोजगार का सुविधा हो, या कुछ सीखने का सुविधा हो। हर प्रकार की सुविधाएं बाबू शहर में होते हैं। शहर जो होता है वो कई प्रकार की सुविधाओं से परिपूर्ण होता है। बिजनेस के क्षेत्र में भी बाबू वो आगे होता है, और बिजनेस के कारण ही जो शहर होता है वो विकसित हो पाता है। क्योंकि बिजनेस के उद्देश्य से ही, व्यापार के उद्देश्य से ही, रोजगार के उद्देश्य से ही जो प्रवासी लोग होते हैं वो शहर में जाकर बसते हैं और वहां पर अपना रोजगार शुरू करते हैं, और रोजगार चल जाने के बाद वे लोग वहां पर जाकर बस जाते हैं, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को अपने समझ से जितना हो सका मैंने समझाने का प्रयास किया है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए 102 नंबर के सवाल पर आते हैं। इसमें बोला गया है आधुनिक व्यक्ति का प्रभाव क्षेत्र क्या माना जाता है। तो याद रखेंगे बाबू शहर। आधुनिक व्यक्ति का प्रभाव क्षेत्र क्या माना जाता है, तो शहर। मैंने आप लोगों को पिछले वाले वीडियो के माध्यम से बताया बाबू कि जो भी बच्चे आधुनिक होते हैं, जो भी लोग आधुनिक हो जाते हैं, मॉडर्न प्रवृत्ति में ढल जाते हैं, वो क्या करते हैं, वो अपने आप के साथ साथ अपने घर को भी मॉडर्न रूप में ढालने का प्रयास करते हैं। देखिए आज आधुनिकता क्या है, आज आधुनिकता यह है कि जो बाबू लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो बाबू नहाने के लिए अपने घर में शावर लगाते हैं। आप लोगों को पता है ना, अपने घर में अपने रूम में शावर लगा देते हैं। और साथ ही साथ बाबू वो जो लोग होते हैं वो मतलब कि नहाने के लिए नहीं होता है, एंजॉय करने के लिए वो चले जाते हैं बाबू। जो पनिया होता है जिसको क्या तो कहा भी जाता है स्विमिंग, जो स्विमिंग वाला नहीं होता है, स्विमिंग होता है वो क्या तो उसको कहा जाता है, बस हमें पता नहीं है। तो बाबू वहाँ पर भी वो लोग स्विमिंग करने के लिए चले जाते हैं। ब्लू ब्लू पानी होता है ना, स्विमिंग पूल, हाँ नाम सुने हैं आप लोगों ने, आप लोग किए भी होंगे बाबू। तो स्विमिंग पूल में चले जाते हैं, लेकिन गांव में आपको कोई भी स्विमिंग पूल देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि गांव के नदियां जो होती हैं वो शुद्ध होती हैं, और गांव के बच्चे, गांव के लोग क्या करते हैं कि नदियों में ही जाकर स्नान कर लेते हैं, उनके लिए वही स्विमिंग पूल होता है। लेकिन जब गाँव में ऐसे बच्चे हो जाते हैं जो कि आधुनिकता से बाबू वो आधुनिकता में ढल जाते हैं, आधुनिकता उनके अंदर समाहित हो जाती है, वो मॉडर्न प्रवृत्ति वाले हो जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो बाबू
सोचते हैं कि हम अपने गाँव को भी इस रूप में ढाल दें। तो एक से तो नहीं होता है, कई लोग मिलकर, कोई मॉडर्न व्यक्ति एक दूसरे के साथ मिलजुल कर क्या करते हैं, अपने गाँव को धीरे 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 आधुनिकता के रूप में लेकर आ जाते हैं। और यह प्रक्रिया कोई 1-2 साल की नहीं होती, बल्कि दोस्तों एक गाँव को शहर में बदलने में कम से कम 50 या 100 साल भी लग जाता है, तब जाकर कोई एक गाँव शहर के रूप में परिवर्तित हो पाता है। ठीक है, डायरेक्ट कोई भी गाँव आधुनिक रूप से शहर के रूप में परिवर्तित नहीं हो पाता। हाँ, वहाँ पर कुछ आपको आधुनिक वाले वस्तु दिखाई दे सकते हैं, आधुनिकता कुछ वहाँ पर दिखाई दे सकती है, लेकिन पूर्ण रूप से जो आधुनिकता आपको शहर में देखने को मिलेगी वैसी आधुनिकता आपको बिल्कुल भी गाँव में देखने को नहीं मिलेगी। देखने को कब मिलेगी? जब धीरे धीरे वहाँ पर आबादी बढ़ने लग जाएगी, धीरे धीरे वहाँ पर बिजनेस बाबू अधिक मात्रा में बढ़ने लग जाएगी, वहाँ पर कल कारखाने कंपनियाँ जब बाबू धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो जाएंगी, वहाँ पर स्थापित होनी शुरू हो जाएंगी, यातायात के कई प्रकार के संसाधन वहाँ भी बनने शुरू हो जाएंगे, तो वहाँ पर आपको आधुनिकता देखने को मिल जाएगा। क्योंकि आधुनिकता का मतलब क्या हुआ? आधुनिकता का मतलब यही ना कि जो कल नहीं था वो आज है, जो कल नहीं था वो आज है, उसी को तो आधुनिकता बोलते हैं। आज को ही तो आधुनिकता बोलते हैं। अधुना का मतलब क्या हुआ? अधुना का मतलब होता है आजकल। बाबू कल बिल्कुल भी रेलवे लाइन नहीं था, लेकिन आज रेलवे लाइन है। कल बिल्कुल भी एरोप्लेन नहीं था, लेकिन आज एरोप्लेन है। कल जो बच्चे थे वो बाबू पेड़ के नीचे पढ़ते थे, लेकिन आज जो बच्चे होते हैं वो बाबू कहाँ पढ़ते हैं? तो रूम में पढ़ते हैं, पंखे में पढ़ते हैं। वो बाबू क्या करते हैं कि महंगे महंगे स्कूलों में पढ़ते हैं। ठीक है, तो यही तो आधुनिकता है। आप समझ सकते हैं पहले के लोग क्या करते थे? बैलगाड़ी से यात्रा करते थे, लेकिन आज के लोग क्या करते हैं बाबू? आज के लोग बस से, रेल से, हेलीकॉप्टर से, और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि जो बाबू जहाज होते हैं पानी के और जो एरोप्लेन होते हैं उसकी सहायता से वो यात्रा करते हैं। पहले लोग मसाला पीसने के लिए सिलौट का प्रयोग करते थे, लेकिन आज मशीन आ चुका है। कपड़ा आयरन करने के लिए बाबू वे लोग पहले क्या करते थे? धोबी का प्रयोग करते थे, लेकिन आज क्या चुका है? आज बाबू सबके घर में आयरन आ चुका है। ठीक है, और वो आयरन कैसा होता है? तो ऑटोमेटिक होता है। लोग क्या करते हैं? ऑटोमेटिक आयरन का प्रयोग करके अपना कपड़ा आयरन कर लेते थे, आयरन कर देते हैं। पहले बिल्कुल भी बैंक नहीं होते थे, बहुत ही कम मात्रा में बैंक होते थे। ठीक है, लेकिन आज आपको हर जगह ही बैंक देखने को मिल सकते हैं। तो यही तो आधुनिकता है। बताइए, बैंक, एटीएम, कई प्रकार के बाबू आपको संसाधन देखने को मिल सकते हैं। तो ये संसाधन आज के हैं, आज के संसाधन हैं, और ये सभी संसाधन आपको शहर में ही देखने को मिलेंगे। इसलिए शहर को आधुनिकता से जोड़ा जाता है, आधुनिकता से बाबू उसको संयुक्त किया जाता है। ठीक है, तो हम लोग आते हैं 103 नंबर के सवाल पर। ठीक है, आप लोग बाबू शहर में देख सकते हैं कई प्रकार के आपको वहाँ पर मॉडर्न शौचालय भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, लेकिन गांव में देखिएगा तो गांव में लोग बिल्कुल भी वहाँ पर आप लोगों गांव में जो लोग होते हैं, गांव के जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग होते हैं, उनके घर में शौचालय होता है, तो वो क्या करते हैं? शौचालय के माध्यम से उसका त्याग कर देंगे। लेकिन जो प्रवासी लोग होंगे, अगर वो सोचेंगे कि गांव में हमें मतलब कि सामुदायिक शौचालय मिल जाए, तो नहीं मिल सकता। गांव में प्रवासी लोगों के लिए सोचिएगा कि सामुदायिक शौचालय मिल जाए तो नहीं मिल सकता है। खेत में और बाबू अब जो गांव के आसपास के जो क्षेत्र होता है ना, जो गांव का मतलब खेत बधार होता है, वहीं पर जाकर प्रवासी लोगों को, चाहे गांव के अधिकांश लोगों को क्या करना पड़ता है? अपना बाबू शौच त्याग करना पड़ता है। लेकिन शहर में क्या है? शहर में इसकी सुविधा है। शहर में बाबू हर जगह पर ही आपको शौचालय, मूत्रालय, जो कुछ भी है वो देखने को मिल सकता है। ठीक है, कई प्रकार के होटल, कई प्रकार के आपको वहाँ पर रहने के लिए होटल, खाने के लिए बाबू भोजनालय आपको देखने को मिल सकते हैं। कई प्रकार के मंदिर आपको देखने को मिल सकते हैं, लेकिन गाँव में ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। बहुत ही कम मात्रा में ये सुविधाएं आपको गाँव में देखने को मिलती है। तो यही तो बाबू आधुनिकता है। बताइए, यही सब तो क्या है? आधुनिकता है। ठीक है, चलिए, मैंने इतना बहुत सारा आप लोगों को बताया। 103 नंबर के सवाल पर आते हैं। इसमें पूछा गया है व्यक्तिवाद किसे स्वीकार करता है? बताइए, तो व्यक्तिवाद किसे स्वीकार करता है? तो स्वतंत्र और अधिकार को, स्वतंत्रता और अधिकार को। देखिए, व्यक्तिवाद का संबंध उससे होता है जो व्यक्ति स्वतंत्र होता है, जिस व्यक्ति पर किसी प्रकार का कोई भी आधिपत्य नहीं होता, कोई भी उसके ऊपर दबाव नहीं होता, उस व्यक्ति को ही, उस व्यक्ति के क्रिया को ही व्यक्तिवाद कहा जाता है। तो याद रखेंगे बाबू, व्यक्तिवाद का जो संबंध होता है वो होता है व्यक्ति की स्वतंत्रता और उसके अधिकार से। किससे? व्यक्ति की
स्वतंत्रता और उसके अधिकार से। और यह व्यक्ति किसी भी धर्म का हो सकता है, यह व्यक्ति किसी भी समुदाय का हो सकता है। ऐसा नहीं है बाबू कि किसी समुदाय के लोगों को ही स्वतंत्रता और अधिकार मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। किसमें? तो व्यक्तिवाद में। व्यक्तिवाद में व्यक्ति को स्वतंत्रता और अधिकार मिलती है, और यह व्यक्ति किसी भी समुदाय या धर्म से हो सकता है जुड़ा हुआ। ऐसा नहीं है कि केवल हिंदू धर्म के लोगों को ही स्वतंत्रता और अधिकार है, मुसलमान धर्म के लोगों को नहीं है। तो व्यक्तिवाद में ऐसा नहीं चलता। आप किसी भी धर्म या समुदाय से क्यों ना हो, व्यक्तिवाद के अंतर्गत आपको अधिकार और स्वतंत्रता प्राप्त है। ठीक है, तो यही होता है व्यक्तिवाद। व्यक्तिवाद का जो असली अर्थ होता है, ठीक ना, व्यक्तिवाद का जो सही अर्थ होता है वो बाबू यही होता है। तो राइट आंसर हमारा 103 का ऑप्शन नंबर सी होगा, याद रखेंगे। चलिए 104 नंबर के सवाल पर आने का प्रयास करते हैं। इसमें बोला गया है शहरों में सघन जनसंख्या किन्हें अवसर प्रदान करती है। तो याद रखेंगे बाबू, यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा कुछ मनीषियों को। किसको? कुछ मनीषियों को ही अवसर प्रदान करती है। तो राइट आंसर बाबू ऑप्शन नंबर सी होगा। 105 नंबर के सवाल में आए तो इसमें कहा गया है समूह पहचान किसके आधार पर विकसित होती है। जो समूह पहचान है वो किसके आधार पर विकसित होती है, आप सभी को बताना है। तो 105 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा बाबू जाति धर्म प्रजाति आदि के आधार पर। किसके आधार पर? जाति धर्म प्रजाति आदि के आधार पर ही विकसित होती है। तो 105 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। 106 नंबर के सवाल में कहा गया है शहरी जीवन में पहचान को क्या तीव्र करता है। शहरी जीवन में पहचान को बाबू क्या तीव्र करता है, क्या बाबू वृद्धि करता है। तो याद रखेंगे कम स्थान में अधिक लोगों का जमाव, यही बाबू तीव्र करता है। ठीक है, शहरी जीवन में जो पहचान है उसको तीव्र करने वाला जो प्रतिक्रिया है वो यह है कि कम स्थान में अधिक लोग निवास करते हैं। तो 106 का सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। आप देख सकते हैं बाबू कोई भी शहर हो, उस शहर में जितना स्थान नहीं होगा उतना वहाँ पर रहने वाले लोग होंगे। कोई भी शहर आप देख लीजिए, किसी भी शहर में अगर आप जाइएगा तो वहां पर आपको आबादी बहुत ही ज़्यादा घनी देखने को मिलेगी। जितना बाबू वहां पर क्षेत्र नहीं होगा उतना बाबू उस क्षेत्र में रहने वाले लोग आपको देखने को मिल सकते हैं। तो शहर की पहचान बाबू किससे मिलती है? शहर की पहचान मिलती है वहां की घनी आबादी से, और घनी आबादी के लिए सुख सुविधाएं तो चाहिए, तो सुख सुविधाएं वहां पर उपलब्ध हो जाती है। जो भी व्यक्ति यार भाग नस्ल का कहाँ से गाना उना लेकर आगे सन, जो भी व्यक्ति बाबू अधिक घनी वाले आबादी में जाकर सुख सुविधाएं देना प्रारंभ कर देता है तो उसको भी लाभ बाबू मिलना शुरू हो जाता है। कोई बाबू क्षेत्र घनी आबादी वाला है, वहाँ पर बहुत ही अधिक आबादी निवास करती है, वो क्या करता है कि वहाँ पर बाबू सिंघाड़ा का दुकान खोल देता है। तो वो जाहिर सी बात है कि उसका वो दुकान चलेगा, उसका वो शॉप चलेगा। कोई किराना का दुकान खोल देता है तो पक्का है कि उसका वो दुकान चलेगा, क्योंकि घनी आबादी में रहने वाले जो लोग हैं वो तो बाबू किसी दूसरे शहर तो नहीं जाएंगे सामान को खरीदने के लिए। वो क्या करेंगे कि जिस क्षेत्र में वो रह रहे हैं उसी क्षेत्र के दुकान पर वो जाएंगे बाबू। उसी क्षेत्र में जो दुकान लगा है, उनके क्षेत्र में जो दुकान लगा है उसी दुकान पर जाएंगे वो बाबू सामानों को खरीदने के लिए। तो देखिए इससे आप समझ सकते हैं कि अगर कोई भी क्षेत्र घनी आबादी वाला है तो उस क्षेत्र में कोई भी अगर व्यवसाय खुलेगा तो उस व्यवसाय को काफ़ी मुनाफा होगा, उस व्यवसाय को काफ़ी लाभ होगा। और इसी प्रकार से धीरे धीरे हर प्रकार के व्यवसाय खुल जाएंगे, हर फील्ड से संबंधित बिजनेस खुल जाएंगे, और उस बिजनेस से बाबू लोगों को भी फायदा होगा और जो बिजनेस शुरू किया है उसको भी फायदा होगा, लाभ होगा। और इस प्रकार वो शहर बाबू किस रूप में आ जाएगा? इस प्रकार से वो शहर आधुनिक रूप में आ जाएगा ना। तो आधुनिक रूप में लाने के लिए सबसे पहला जो बाबू कारण है वो है घनी आबादी। आप सभी समझ सकते हैं कि कोई भी अगर शहर घनी आबादी वाला होगा तो इसका मतलब यह है कि उस शहर में हर प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध है। बताइए गांव में लोग क्यों बसेंगे? आप ही बताइए, गांव में घनी आबादी क्यों होगा? गांव में बिल्कुल भी घनी आबादी नहीं होगा, क्योंकि गांव में हर प्रकार की सुविधाएं बिल्कुल भी बाबू उपलब्ध नहीं है। हर माँ बाप बाबू सोचता है कि हम अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएं, लेकिन गांव में बिल्कुल भी बाबू प्राइवेट स्कूल नहीं होते, अच्छे विद्यालय नहीं होते, वहाँ पर बिल्कुल भी अच्छा शिक्षा नहीं प्राप्त होता है। कहाँ पर? तो गांव में। तो जो बच्चे के माता पिता होते हैं वो क्या करते हैं कि बाबू वो शहर में जाकर बस जाते हैं, क्योंकि शहर में उनको अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए अच्छा विद्यालय मिल जाता है। बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उन्हें आगे अध्ययन करने के लिए कॉलेज मिल जाता है, जो कि बिल्कुल
भी गांव में उपलब्ध नहीं होता। तो इन सभी कारणों से जो लोग होते हैं वो अपने गाँवों को छोड़कर शहरों में बस जाते हैं और इस प्रकार से शहरों की जो आबादी होती है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाती है और इतनी ज़्यादा हो जाती है कि बाबू शहर में ज़मीनों का मिलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है और ज़मीन बहुत ही दोस्तों कॉस्टली हो जाती है। ठीक है, चलिए आते हैं 107 नंबर के क्वेश्चन में। ठीक है, इसमें बोला गया है सह अस्तित्व की भावना का विपरीत प्रभाव क्या है। सह अस्तित्व की भावना का जो विपरीत प्रभाव है वो है बाबू पृथक्करण की प्रक्रिया। क्या है? पृथक्करण की प्रक्रिया। तो 107 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, आप सब याद रखेंगे। 108 नंबर के सवाल में आते हैं। इसमें बोला गया है घेटो शब्द किस देश या क्षेत्र की देन है। घेटो शब्द बाबू मध्य यूरोप देश या क्षेत्र की देन है। तो राइट आंसर हमारा 108 का ऑप्शन नंबर बाबू बी होगा। मध्य यूरोप का देन है। किसकी देन? मध्य यूरोप की ना, याद रखेंगे। घेटो शब्द मध्य यूरोप की ही देन है। 109 नंबर के सवाल में कहा गया है आधुनिक अर्थ में घेटो किसे दर्शाता है। तो याद रखेंगे बाबू, आधुनिक अर्थ में घेटो एक जाति धर्म या पहचान वाले लोगों की बस्ती को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? एक जाति धर्म या पहचान वाले लोगों से संबंधित बस्ती को दर्शाता है। तो 109 का सही आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी। हर एक प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग हर एक प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, समझिए और उसके उत्तर को याद करते चलिए। 110 नंबर सवाल है घेटोकरण की प्रक्रिया किस ओर संकेत करती है। तो याद रखेंगे बाबू, एक समुदाय विशेष की बस्ती में परिवर्तन की ओर। किस ओर? एक समुदाय विशेष की बस्ती में परिवर्तन की ओर। तो 110 का सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। यही है बाबू घेटोकरण की प्रक्रिया। घेटोकरण की प्रक्रिया में एक समुदाय विशेष की बस्ती में परिवर्तन होता है। 111 नंबर के सवाल में आए तो बोला गया है घेटोकरण का एक सामाजिक प्रभाव क्या है। आर्थिक विकास, सामुदायिक दंगे, जनसंख्या वृद्धि, शिक्षा में वृद्धि। तो 111 का सही आंसर हमारा होगा सामुदायिक दंगे। घेटोकरण का एक सामाजिक प्रभाव है सामुदायिक दंगे। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि घेटो शब्द जो है वो बाबू समुदाय से ही संबंधित है। किसी समुदाय से ही संबंधित बाबू घेटो शब्द है, जुड़ा हुआ। तो चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पर आते हैं। इसमें बोला गया है शहरीकरण का प्रभाव किस पर अधिक पड़ा। केवल पुरुषों पर, केवल बच्चों पर, पुरुषों और महिलाओं दोनों पर, या केवल वृद्धों पर। तो याद रखेंगे शहरीकरण का प्रभाव पुरुषों और महिलाओं दोनों पर ही पड़ा था। तो राइट आंसर मुन्ना हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 113 नंबर के सवाल पर आते हैं। इसमें पूछा गया है शहरी जीवन में महिलाओं में किस भावना को उत्पन्न किया। शहरी जीवन ने महिलाओं में किस भावना को उत्पन्न किया। तो याद रखेंगे यहाँ पर हो जाएगा 113 का हमारा व्यक्तिवाद का। किसका? व्यक्तिवाद का। और आप सभी जानते हैं बाबू कि व्यक्तिवाद में क्या होता है। व्यक्तिवाद में बाबू होता है स्वतंत्रता और अधिकार, यानी कि जितना अधिकार पुरुषों का होता है उतना ही अधिकार बाबू, यानी कि बाबू आप समझ सकते हैं कि हाँ, किसी देश के लोगों के लिए जो अधिकार प्राप्त होता है वो अधिकार ही व्यक्तिवाद के रूप में जाना जाता है। और किसी देश के जो भी मतलब वहाँ के शासक होते हैं, वहाँ के जो भी बाबू मंत्री होते हैं, वो अपने देश के लोगों को समान अधिकार देते हैं, असमान अधिकार बिल्कुल भी नहीं देते। और यह अधिकार सभी लोगों को ही होता है, ना कि किसी खास धर्म या समुदाय के लोगों को। ठीक है, हर एक लोगों को ही होता है। तो याद रखेंगे शहरी जीवन में महिलाओं में किस भावना को उत्पन्न किया। तो व्यक्तिवाद के। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 114 नंबर के सवाल में कहा गया है शहरी जीवन का प्रभाव किस पारिवारिक है। शहरी जीवन का प्रभाव किस पारिवारिक संरचना पर पड़ा। तो सही आंसर होगा संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार की संरचना पर पड़ा, क्योंकि संयुक्त परिवार शहरी जीवन के प्रभाव के कारण कमजोर पड़ने लग गए थे। तो 114 का सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बाबू ए होगा। जितना संयुक्त परिवार आपको गांव में देखने को मिलेगा उतना संयुक्त परिवार आपको बिल्कुल भी शहर में देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि शहर में बाबू संयुक्त परिवार में क्या होती है। संयुक्त परिवार में बाबू दुर्बलता होती है, उसमें बाबू बिल्कुल भी घनिष्ठता नहीं होती। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा।
115 नंबर के सवाल में कहा गया है महिलाओं के किस अधिकार के लिए आंदोलन हुए? कृषि अधिकार के लिए, संपत्ति में अधिकार के लिए, दान का अधिकार के लिए या फिर शिक्षा निषेध के लिए? तो सही आंसर होगा संपत्ति में अधिकार के लिए। ठीक है, महिलाओं के संपत्ति में अधिकार के लिए ही आंदोलन शुरू हुए थे। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 116 नंबर के सवाल में कहा गया है बाबू यहाँ पर आप लोगों से महिलाओं को मताधिकार की दिशा में कब से प्रमुख सफलता मिली? 1750 के बाद, 1800 के बाद, 1870 के बाद या फिर 1900 के बाद? तो 116 का सही आंसर होगा 1870 के बाद। ठीक है, 1870 के बाद ही महिलाओं को मताधिकार की दिशा में प्रमुख सफलता मिली थी। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। 117 नंबर के सवाल में आए तो इसमें कहा गया है बाबू महिलाओं के वैचारिक उद्भव को किस रूप में देखा गया? आर्थिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से, सांस्कृतिक उदाहरण के रूप में या फिर प्रशासनिक दृष्टि से? तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर होगा सांस्कृतिक उदाहरण के रूप में। सांस्कृतिक उदाहरण के रूप में ही महिलाओं के वैचारिक उद्भव को देखा गया था। तो सही आंसर बाबू हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। 118 नंबर सवाल है शहरीकरण का एक प्रमुख दुष्प्रभाव क्या था? शहरीकरण का एक प्रमुख जो दुष्प्रभाव था वो था पारिवारिक बंधनों की ढील, पारिवारिक बंधनों की कमजोरी। तो सही आंसर 118 का हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। 119 नंबर सवाल में कहा गया है कौन सा आंदोलन महिलाओं के राजनीतिक अधिकारों से जुड़ा था? तो याद रखेंगे मताधिकार आंदोलन। कौन सा आंदोलन? मताधिकार आंदोलन। 119 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, यही आंदोलन बाबू महिलाओं के राजनीतिक अधिकारों से संयुक्त था, जुड़ा था। 120 नंबर के सवाल में पूछा गया है महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन किस प्रक्रिया का परिणाम था? धार्मिक पुनरुत्थान का, शहरीकरण का, युद्ध का या फिर शासन प्रणाली का? तो सही आंसर 120 का हमारा हो जाएगा बाबू यहाँ पर शहरीकरण का ना, शहरीकरण का। ठीक है, हर प्रश्न समझ में आ रहा है ना आपको? महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन शहरीकरण प्रक्रिया के कारण ही बाबू हो पाई थी, तो इसलिए हम लोग परिणाम के रूप में शहरीकरण को लेंगे। 120 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 121 नंबर सवाल है मुन्ना शहरों में किनकी पहचान अधिक तीव्र हो जाती है? तो याद रखेंगे सांस्कृतिक और जातीय पहचान ना, सांस्कृतिक और जातीय पहचान शहरों में अधिक तीव्र हो जाती है। तो 121 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 122 नंबर सवाल है घेटो का आधुनिक स्वरूप क्या दर्शाता है? तो याद रखेंगे बाबू घेटो का जो आधुनिक स्वरूप है वो बाबू दर्शाता है पृथक्करण को। किसको? पृथक्करण को। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। 123 नंबर सवाल है मिश्रित प्रतिवेश का एकल समुदाय में बदलना क्या कहलाता है? तो बाबू मैं आप सभी को बता दूं कि मिश्रित प्रतिवेश का एकल समुदाय में जो बदलना है वो कहलाता है घेटोकरण। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 123 का, याद रखेंगे ना। चलिए 124 नंबर के सवाल में बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया है शहरों में महिलाओं की भागीदारी किस क्षेत्र में बढ़ी? तो याद रखेंगे राजनीतिक गतिविधियों में। किसमें? राजनीतिक गतिविधियों में शहरों में रहने वाली महिलाओं की भागीदारी बढ़ी थी। तो राइट आंसर मुन्ना ऑप्शन नंबर बी होगा। 125 नंबर के सवाल में पूछा गया है शहरों में लोगों के एकत्र होने से कौन सी भावना जन्म लेती है? वैमनस्य का, उपेक्षा का, सह-अस्तित्व का या भेदभाव का? तो याद रखेंगे 125 का सही आंसर होगा सह-अस्तित्व का। किसका? सह-अस्तित्व का। ऑप्शन नंबर सी 125 का राइट आंसर होगा। 126 नंबर सवाल है शहर किस प्रकार के जीवन को दर्शाते हैं? शहर बाबू किस प्रकार के जीवन को दर्शाते हैं? परंपरागत जीवन, आध्यात्मिक जीवन, आधुनिक जीवन या ग्रामीण जीवन? तो आप सभी जानते हैं बाबू कि शहर संबंधित होता है आधुनिकता से। तो इसका मतलब यह हुआ मुन्ना कि शहर जो होगा वो कहीं ना कहीं आधुनिक जीवन को ही दर्शाएगा। तो राइट आंसर 126 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या? तो आधुनिक जीवन ना। 127 नंबर के सवाल में आते हैं। बोला गया है घेटोकरण के कारण समाज में क्या बढ़ सकता है? तो जातीय संघर्ष। घेटोकरण के कारण समाज में जातीय संघर्ष बढ़ सकता है। तो 127 का राइट आंसर मुन्ना ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा। 128 नंबर सवाल में पूछा गया है शहरी जीवन में महिलाओं के किस अधिकार पर अधिक ध्यान दिया गया?
शिक्षा का अधिकार, समान भोजन का अधिकार, संपत्ति में अधिकार या धार्मिक अधिकार। तो बाबू 128 का सही आंसर हो जाएगा संपत्ति में अधिकार ना, आप लोग याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी 128 का करेक्ट आंसर होगा। संपत्ति में अधिकार पर ही बाबू शहरी जीवन में महिलाओं पर ध्यान दिया गया था, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है, शहरों में पहचान किस आधार पर और तीव्र हो जाती है? तो याद रखेंगे जनसंख्या की सघनता के आधार पर ना, जनसंख्या की सघनता नहीं, संसाधनों की अधिकता के आधार पर। 129 का यहाँ पर सही आंसर हमें लगता है कि बी होगा, जनसंख्या की सघनता है ना, सघनता होगा। शहरों में पहचान किस आधार पर और तीव्र हो जाती है? तो जनसंख्या की सघनता। जिस शहर में या फिर जिस क्षेत्र में अगर बाबू सघन जनसंख्या होगी, बृहत जनसंख्या होगी, घनी आबादी होगी, तो वहां पर संसाधन ऑटोमेटिक ही आ जाएंगे ना। तो राइट आंसर मुन्ना ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए 130 नंबर के सवाल पर बढ़ते हैं। बोला गया है घेटो शब्द का उपयोग वर्तमान में किसके लिए होता है? तो याद रखेंगे बाबू किसके लिए? तो एक समान पहचान वाले लोगों की बस्ती के लिए। ठीक है, 130 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, इसी के लिए गेटो शब्द का प्रयोग होता है। 131 नंबर सवाल में कहा गया है द्वितीय विश्व युद्ध के समय महिलाओं ने किस क्षेत्र में काम करना प्रारंभ किया? शिक्षण के क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, कारखानों के क्षेत्र में या फिर विज्ञापन क्षेत्र में? तो सही आंसर 131 का हमारा होगा कारखानों के क्षेत्र में। कारखानों के क्षेत्र में महिलाओं ने द्वितीय विश्व युद्ध के समय काम करना शुरू कर दिया था, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। आइए बाबू बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। इसमें बोला गया है उपभोक्ता विज्ञापन ने महिलाओं को किस रूप में प्रस्तुत किया? उपभोक्ता विज्ञापन वाले जो बाबू उपभोक्ता जो विज्ञापन है उसने महिलाओं को किस रूप में प्रस्तुत किया था? तो सही आंसर यहाँ पर हमारा हो जाएगा 132 का उपभोक्ता के रूप में। किस रूप में? उपभोक्ता के रूप में ना, ग्राहक के रूप में। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है चार्टिंग आंदोलन किसके लिए चलाया गया था? तो सही आंसर हमारा हो जाएगा सभी वयस्क पुरुषों के अधिकार के लिए। 133 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सभी वयस्क पुरुषों के अधिकार के लिए ही चार्टिंग आंदोलन चलाया गया था। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है 10 घंटे का आंदोलन किससे संबंधित था? 10 घंटे का आंदोलन बाबू कार्य के घंटे निर्धारित करने से संबंधित था, और यह आंदोलन जुड़ा था किससे? तो मजदूर वर्ग के लोगों से। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है व्यावसायिक पूंजीवाद का उदय किसका प्रमुख कारण था? शिक्षा व्यवस्था का, धार्मिक सुधार का, नगरों का विकास का या फिर कृषि सुधार का? तो 135 का राइट आंसर होगा नगरों के विकास का ना। तो करेक्ट आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर सी को याद रखेंगे। व्यावसायिक पूंजीवाद का उदय नगरों के विकास का प्रमुख कारण बना। ठीक है, आप समझ सकते हैं बाबू, नगरों के विकास से ही व्यावसायिक पूंजीवाद का उदय होता है। 136 नंबर सवाल है पूंजीवादी व्यवस्था की विशेषता क्या रही? तो पूंजीवादी व्यवस्था की जो विशेषता रही थी वो थी मुद्रा, बैंकिंग, बीमा, अनुबंध आदि। तो 136 का सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, यही करेक्ट आंसर होगा। 137 नंबर सवाल है लैसेज फेयर का अर्थ क्या होता है? लैसेज फेयर का अर्थ सरकार का कठोर हस्तक्षेप होता है, सरकार का आर्थिक नियंत्रण होता है, आर्थिक उन्मुक्तवाद होता है या फिर सामाजिक समानता होता है? तो 137 का सही आंसर होगा आर्थिक उन्मुक्तवाद। आर्थिक उन्मुक्तवाद बाबू ही लैसेज फेयर का शाब्दिक अर्थ होता है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, याद रखेंगे। 138 नंबर सवाल है नए मिल मालिक कौन थे? बताएंगे बाबू, नए मिल मालिक कौन थे? नए मिल मालिक बाबू औद्योगिक पूंजीपति थे। तो 138 का सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, नए मिल मालिक औद्योगिक पूंजीपति वर्ग के लोग थे। तो सही आंसर हमारा सी होगा। 139 नंबर सवाल है नए पूंजीपतियों का प्रभाव किस देश की राजनीति पर पड़ा? तो इंग्लैंड देश की राजनीति पर पड़ा था नए पूंजीपतियों का प्रभाव। तो 139 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर बाबू बी होगा। 140 नंबर सवाल में कहा गया है मध्यम वर्ग के लोगों की आमदनी कैसी थी? मध्यम वर्ग के लोगों की आमदनी बाबू थी औसतन समान। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, औसतन समान ही थी, मतलब लगभग ठीक ठाक थी।
चलिए 141 नंबर के सवाल पर आते हैं। इसमें बोला गया है मध्यम वर्ग किस रूप में उभरा, किसान वर्ग के रूप में, बौद्धिक वर्ग के रूप में, मजदूर वर्ग के रूप में या फिर शासक वर्ग के रूप में। तो सही आंसर 141 का हमारा हो जाएगा बाबू बौद्धिक वर्ग के रूप में ना, क्योंकि मध्यम वर्ग के जो लोग होते थे वो अपने बुद्धि और अपने कौशलता के आधार पर ही रोजी चलाते थे, रोजगार चलाते थे। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 142 नंबर सवाल है मध्यम वर्ग के लोग कौन से पेशों में कार्यरत थे। तो याद रखेंगे मध्यम वर्ग के लोग की शिक्षक, वकील और इंजीनियर से संबंधित पेशों में कार्यरत थे। तो 142 का राइट आंसर हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर बी ना। चलिए ये लोग समाज के लिए सेवा करते हैं, समाज के लोगों के लिए बाबू वो ये सभी लोग क्या करते हैं, सेवा का काम करते हैं। अगला प्रश्न है पूंजीवादी व्यवस्था किस पर आधारित थी, भूस्वामी पर, सामंती शासन पर, स्वतंत्र उद्यम व मुनाफे की प्रवृत्ति पर या फिर दास प्रथा पर। तो 143 का राइट आंसर होगा हमारा बाबू स्वतंत्र उद्यम और मुनाफे की प्रवृत्ति पर, इसी पर ही आधारित थी। कौन, तो पूंजीवादी व्यवस्था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ज़्यादा लगता है कि ऑप्शन नंबर बी और सी ही है। अगला प्रश्न है मध्यम वर्ग को किस कारण बुद्धिजीवी वर्ग माना गया। तो आप लोग याद रखेंगे बाबू मध्यम वर्ग के जो लोग होते थे वो दोस्तों कुशल कारीगर होते थे ना। तो 144 का सही आंसर हमारा हो जाएगा कुशल कारीगर मध्यम वर्ग के लोग नहीं होते थे जी। मध्यम वर्ग के लोग तो शिक्षित होते थे ना, शिक्षित है। आप बताइए डॉक्टर कौन बनेगा, जो शिक्षित होगा, शिक्षक कौन बनेगा, जो शिक्षित होगा, वकील कौन बनेगा, जो शिक्षित होगा। तो ये सभी आएंगे मध्यम वर्ग के अंतर्गत। तो राइट आंसर मुन्ना ऑप्शन नंबर सी होगा। इंजीनियर कौन होगा, जो शिक्षित होगा। तो ये सभी आ जाएंगे मिडिल क्लास के अंतर्गत। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ना कि ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है पूंजीपतियों को पूरी स्वतंत्रता किस व्यवस्था में दी गई थी। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में। किस व्यवस्था में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में। 145 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा लोकतांत्रिक ना होगा जी, लैसेज फेयर की व्यवस्था में। किस व्यवस्था में, लैसेज फेयर की व्यवस्था में। ऑप्शन नंबर सी 145 का राइट आंसर होगा। 146 नंबर सवाल में आते हैं। बोला गया है 10 घंटे का आंदोलन का उद्देश्य क्या था। 10 घंटे का आंदोलन का उद्देश्य था वेतन बढ़ाना, वेतन बढ़ाना नहीं, काम के घंटे तय करना, काम के घंटे को तय करना, काम के घंटे को तय करना, क्योंकि मजदूरों को मिल और बाबू कारखानों में असीमित समय तक करवाया जाता था, उनसे काम असीमित समय तक करवाया जाता था। उनके काम के जो घंटे थे वो बिल्कुल भी निश्चित नहीं थे। तो 10 घंटे का आंदोलन काम के घंटे तय करने के लिए ही बाबू चलाए गए थे। इसी उद्देश्य से बाबू आंदोलन को जागृत किया गया था। तो 146 का सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 147 नंबर सवाल पर आते हैं। बोला गया है लैसेज फेयर नीति का सबसे बड़ा लाभ किसे हुआ था। तो जानते हैं लैसेज फेयर नीति का सबसे बड़ा लाभ हुआ था पूंजीपतियों को, महिलाओं को, मजदूरों को, किसानों को। किसको हुआ था, तो बाबू हुआ था पूंजीपतियों को ना, पूंजीपति वर्ग के लोगों को हुआ था। क्योंकि लैसेज फेयर की नीति किसके समर्थन में थी, तो पूंजीपतियों के समर्थन में ही थी, पूंजीपति वर्ग के लोगों के समर्थन में ही थी। तो बाबू लाभ भी किसको होगा, तो पूंजीपतियों को ही होगा। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 148 नंबर सवाल है मुन्ना, पूंजीवादी व्यवस्था में मजदूरी का भुगतान कैसा होता था। तो याद रखेंगे पूंजीवादी व्यवस्था में मजदूरी का जो भुगतान होता था वो होता था नगद। कैसा, नगद। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है मध्यम वर्ग की आर्थिक स्थिति कैसी थी। मध्यम वर्ग की आर्थिक स्थिति थी वेतन भोगी। कैसी, वेतन भोगी। 149 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 1 महीना काम करेंगे तो उसका उनका वेतन मिलेगा, ठीक है। अगर सरकारी होंगे तो 1 महीना काम करके उनको उनका अपना वेतन मिल जाएगा। प्राइवेट होंगे तो भी उनको उनका अपना वेतन मिल जाएगा। काम करेंगे, काम के बदले वेतन मिलेगा, ठीक है, काम के बदले आपको वेतन मिलेगा, ठीक है। यानी कि मध्यम वर्ग में आने वाले लोगों को वेतन मिलेगा। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। जितना काम किए उसका उन्हें उतना वेतन मिला। 150 नंबर सवाल में कहा गया है पूंजीवादी व्यवस्था में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था होती है। पूंजीवादी व्यवस्था में जो अर्थव्यवस्था होती है वो होती है मुद्रा प्रधान। कैसा, मुद्रा प्रधान। क्योंकि पूंजीवादी का मतलब होता है पूंजी और पूंजी संबंधित है मुद्रा से, इसलिए हम कह सकते हैं बाबू कि पूंजीवादी व्यवस्था में अर्थव्यवस्था जो होती है वो मुद्रा प्रधान होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा 150 का। 151 नंबर सवाल में पूछा गया है उपभोक्ता विज्ञापन ने महिलाओं की सोच को कैसे प्रभावित किया। तो सही आंसर हो जाएगा बाबू यहाँ पर 151 का संवेदनशील बनाकर। क्या करके, संवेदनशील बनाकर।
पर आप सभी जानते हैं कि महिलाएं संवेदनशील होती हैं, वो काफ़ी दोस्तों प्रभावित हो जाती हैं किसी बात को लेकर। तो इसीलिए उपभोक्ता विज्ञापन ने महिलाओं की सोच को संवेदनशील बनाकर ही प्रभावित कर दिया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है, शहरीकरण के कारण किस वर्ग का प्रभाव पड़ा? तो याद रखेंगे बाबू, यहाँ पर से आंसर होगा मजदूर। मजदूर वर्ग का प्रभाव पड़ा था शहरीकरण के कारण। 152 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर बी। बी ना होगा, सी होगा, मध्यम वर्ग होगा, मध्यम वर्ग। क्योंकि शहरीकरण में शहर को संचालित करने में अधिकांश बाबू मध्यम वर्ग के ही लोग होते हैं। डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, यही सब लोग होते हैं। तो मध्यम वर्ग लीजिएगा ना, शहर मजदूर से नहीं चलता है बल्कि मध्यम वर्ग के लोग से चलता है। हाँ, शहर को बाबू शहर के रूप में आगे संचालित करने में जो भी मजदूर होते हैं, श्रमिक होते हैं, श्रमिक वर्ग के जो लोग होते हैं वो सहायक होते हैं, लेकिन इनसे बिल्कुल भी संचालन शहर का नहीं हो सकता है ना। 153 नंबर के सवाल में आते हैं। इसमें बोला गया है, पूंजीवादी व्यवस्था की मुख्य प्रेरणा क्या थी? पूंजीवादी व्यवस्था की मुख्य प्रेरणा, पूंजीवादी व्यवस्था की मुख्य जो प्रेरणा थी वो थी मुनाफा। क्या थी? मुनाफा। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। पूंजीवादी व्यवस्था कहने का मतलब बिजनेस, व्यापार, ठीक है। तो मुनाफा होता है व्यापार में, बिजनेस में। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा 153 का। 154 नंबर सवाल है मुन्ना, मध्यम वर्ग के लोग किनके रूप में कार्य करते थे? तो सही आंसर यहाँ पर हमारा होगा वेतन भोगी के रूप में ना। एक ही प्रश्नों को बाबू घुमाकर पूछा जा रहा है, तो याद रखेंगे वेतन भोगी। 155 नंबर सवाल है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद महिलाओं की भूमिका में क्या परिवर्तन आया? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद महिलाओं की भूमिका में परिवर्तन आया था, कैसा? तो बाबू समाप्त हो गई, समाप्त होने वाला परिवर्तन आया था। 155 का राइट आंसर हो जाएगा समाप्त की बढ़ जाना। एक सेकेंड, प्रश्न में कहा गया है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद महिलाओं की भूमिका में क्या परिवर्तन आया? तो बाबू बढ़ गया, ठीक ना। महिलाओं की भूमिका बढ़ गई थी, महिलाओं की भूमिका काफ़ी बढ़ गई थी, महिलाओं का योगदान काफ़ी बढ़ गया था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। तो करेक्ट आंसर मुन्ना ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है, विज्ञापनों में महिलाओं की भूमिका ने किसको बढ़ावा दिया? तो याद रखेंगे बाबू, हमारा सही आंसर हो जाएगा महिला अस्मिता का। किसका? महिला अस्मिता को ही बढ़ावा दिया था विज्ञापनों में महिलाओं के लिए। तो राइट आंसर बाबू होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, पूंजीवादी व्यवस्था में कौन सी कंपनी प्रणाली लागू थी? पूंजीवादी व्यवस्था में, तो सही आंसर हमारा हो जाएगा संयुक्त अस्टॉक। कौन? संयुक्त अस्टॉक। 157 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बाबू हमारा ए करेक्ट होगा। 158 नंबर सवाल है, चार्टिंग आंदोलन का संबंध किस देश से था? तो इंग्लैंड। ये मैंने प्रश्न शायद मैंने आप लोगों को बताया भी था। 158 का राइट आंसर बाबू हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ना। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। 159 नंबर में इसमें बोला गया है, महिलाओं ने सामाजिक बदलाव में क्या भूमिका निभाई? महिलाओं ने सामाजिक बदलाव की भूमिका में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो सही आंसर 159 का हो जाएगा बाबू यहाँ पर सहायक बनना ना, सहायक बनी थी। तो आप लोग ऑप्शन नंबर सी को याद रखेंगे। इस वीडियो के लिए लास्ट प्रश्न है मुन्ना, शहरी अर्थव्यवस्था किस पर आधारित थी? शहरी अर्थव्यवस्था नगद मजदूरी और उत्पादन पर आधारित थी। तो 160 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों का पार्ट 2 वाला जो वीडियो है, पार्ट 2 से संबंधित जो आप लोगों का ऑब्जेक्टिव प्रश्न है वो कंप्लीट हो चुके होंगे। दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है, आप लोगों के लिए प्रश्न तैयार करने में भी काफ़ी मेहनत लगती है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो बाबू आप लोग ज़रूर से हमारे वीडियो को शेयर किया कीजिए, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब किया कीजिए। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो ज़रूर से आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बेल आइकन के साथ ही आप लोग बाबू चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अब हम लोग पार्ट 3 वाले वीडियो में, क्योंकि पार्ट 3 वाला वीडियो भी आप लोगों का शहर एवं शहरीकरण से संबंधित वाले चैप्टर से आएगा। उस वीडियो के बाद आप लोगों का जो चैप्टर होगा 6 शहर एवं शहरीकरण वाला, वो कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद।